हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। It is vital to be friends, a good neighbor, and the dragon and the elephant to come together. मैं टियानजिन में एससीओ का जो मीडिया सेंटर है उसके एआई स्टूडियो में खड़ी हूँ। Could you just say hello to all the viewers of Aaj Tak? Hello to all the fantastic viewers of AAJ TAC. एक ऐसा रोबोट जो कि आइसक्रीम सर्व करता है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज मैं टियानजिन में एससीओ का जो मीडिया सेंटर है उसके एआई स्टूडियो में खड़ी हूं। जी, एक ऐसा स्टूडियो जहां पर आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। एक एंकर सिर्फ जाकर वहां पर अपनी बातें सामने रख सकता है। हालांकि टेलीप्रॉम्प्टर पर आपको सिर्फ मैंडरिन या अंग्रेजी का ऑप्शन था, हिंदी का नहीं, इसीलिए मैं सीधा आपके साथ संवाद कर रही हूं। लेकिन अगर मुझे उस टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत होती तो उसका इस्तेमाल इन दो भाषाओं में किया जा सकता था। बहरहाल, बात तकनीक की नहीं, बात बड़े बड़े महाशक्तियों के एक साथ आने की है। बात भारत को रिझाने की है, जिसकी कोशिशें रूस की तरफ से, चीन की तरफ से, सबकी तरफ से चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एससीओ के साथ साथ निकल कर आ रही हैं और आज इन्हीं मुद्दों पर पेश है श्वेत पत्र। चीन के तीसरे सबसे बड़े शहर तियानजिन में मिले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग तो कई दुविधाएं, शंकाएं और आशंकाएं मिट गईं। आसार बनने लगे कि हाथी और ड्रैगन साथ भी चल सकते हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच लगभग घंटे भर चली मीटिंग में आतंकवाद, सीमा विवाद जैसे कई मुद्दे उठे। उन पर बात भी हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो ये कि एक कोशिश बनती दिख रही है दोनों देशों के बीच सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो रही हैं। शी जिनपिंग ने भी पीएम मोदी के सुर में सुर मिलाया। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों का साथ आना बेहद जरूरी है। जिनपिंग ने मौजूदा हालात का हवाला दिया। इसमें जिनपिंग ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन बगैर नाम लिए उन्होंने ट्रंप के भारी टैरिफ और धमकियों का जिक्र अपनी चिंताओं में जता दिया। जिनपिंग ने जो बड़ी बातें कही उसके मुताबिक चीन और भारत सहयोगी और साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास के अवसर हैं। उन्होंने ड्रैगन और हाथी को साथ आने की अपील की। जिनपिंग ने अमन शांति का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों को अपने संबंधों को संभालने की जरूरत है। आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं आपका चीन में एससीओ सम्मेलन के लिए स्वागत करता हूं। पिछली बार हमारी कजान में अच्छी और सफल मुलाकात हुई थी। दुनिया इस समय बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। चीन और भारत दो सबसे पुरानी सभ्यताओं वाले देश हैं। हम दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा भी हैं। ऐसे में दोस्त होना, अच्छा पड़ोसी बनना और ड्रैगन हाथी का साथ आना बहुत ज़रूरी है। इस साल भारत चीन रिश्तों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। हमें अपने रिश्तों को रणनीतिक और लंबे नजरिए से संभालना होगा। श्वेता सिंह ने पल पल बदलते इस पूरे घटनाक्रम को देखा और स्थानीय मीडिया के माध्यम से परखने की कोशिश की।
जैसे मोदी जी 2-7 सालों के बाद फिर एक बार चीन की यात्रा की, ये तो हमारे लिए चीन भारत संबंधों के सुधार की एक बहुत सक्रिय खबर है और हम बहुत खुशी से ये देख रहे हैं। चीन भारत हम दोनों दो पड़ोसी देश है ना, हम तो इस दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देश भी है और इस दुनिया के तो उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी है। तो अगर हम दोनों एक साथ हाथ मिलकर काम करते हैं तो जरूर बहुत सबसे मजबूती शक्ति होगी। दरअसल भारत चीन का रिश्ता जैसा अब तक रहा है उसके हिसाब से इस रिश्ते में विश्वास की जड़ें तलाशना स्वाभाविक है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति की कूटनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन। तो जहां राष्ट्र हित की बात हो वहां हाथ थामना ही श्रेष्ठ नीति है। फिलहाल ये स्पष्ट है कि भारत और चीन के रिश्ते गलवान डोकलाम से आगे बढ़ने की राह पर निकलने को तैयार होते दिख रहे हैं। भारत और चीन के बीच ये मुलाकात बहुत अहम है, खासकर तब चूंकि बीच में जिस तरह की घटनाएं हुई उसमें चीन की तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात की गई। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के साथ अब ये कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि क्या ये एक ऐसा समय हो सकता है जब दोनों देश साथ आएं। एससीओ समिट शुरू होने से पहले ही चीन ने भारत के स्वागत की भव्य तैयारियां की थी। प्रधानमंत्री मोदी का परंपरागत स्वागत हुआ। संबंधों की गर्माहट अधिक महसूस हो इसके लिए शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को चीन के दौरे पर वो कार मुहैया कराई है जिसे वो खुद अपने आधिकारिक दौरों पर इस्तेमाल करते हैं। इसी कार से जिनपिंग भारत दौरे पर महाबलीपुरम आए थे। ये मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब अमेरिकी टैरिफ की धौंस से भारत प्रभावित हो रहा है। चीन अमेरिका की रणनीतिक तैयारियों से परेशान है और रूस अमेरिका समर्थित यूक्रेन जंग को लेकर उलझा है। लेकिन इस मीटिंग में फिलहाल मोदी और जिनपिंग मिल चुके हैं और दोनों के बीच हाथ भी मिल चुके हैं। अब इंतजार रूस के राष्ट्रपति पुतिन का है। पुतिन के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है, जिसके बाद विश्व राजनीति की नई तस्वीर बनना तय है। सामने रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, जो दोनों बाहें फैलाए यहाँ पर तियानजिन में मुलाकात करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि ट्रंप ने भले ही डेड इकोनॉमी कह दिया, लेकिन ये इकोनॉमी न तो डेड है न भुलाने लायक। जिनपिंग से मिलना और फिर पुतिन से मुलाकात दुनिया की सत्ता संतुलन की नींव रख सकती है। लेकिन अवसर तो खुद अमेरिका ने ही ऐसा पैदा किया है, इससे कौन इनकार कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात हुई उसमें जिनपिंग की तरफ से हाथी और ड्रैगन की दोस्ती की बात कही गई। ये कहा गया कि किस तरीके से मौजूदा परिवेश में आवश्यक है कि हम अच्छे पड़ोसी बनकर रहें। हालांकि भारत को हमेशा से चीन के रिश्तों को लेकर थोड़ा सा संदेह रहा है, लेकिन यहां से क्या सकारात्मक संदेश निकल रहे हैं? दो बड़े देश, दो बड़े प्रतिद्वंदी, दो बड़े नेता, एक बड़ा मंच एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जिस मुलाकात का इंतजार था आखिर वो हो ही गई। एशिया के दो सबसे अहम देश भारत और चीन एक मंच पर आए, हाथ मिलाए, गले नहीं मिले, लेकिन क्या दिल भी मिले। अमेरिकी व्यापारिक एकाधिकार के खिलाफ भारत, चीन और रूस चीन के शहर तिनजियान में मिल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आज मुलाकात हुई, बात हुई। सोमवार को इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल होंगे। नजरें भारत और चीन पर हैं, क्योंकि दोनों के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग मिले तो लगभग घंटे भर तक चर्चा चली और बैठक के अंत होते होते कई सवालों का जवाब शायद मिल गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गलवान के बाद सीमा पर बढ़े तनाव का जिक्र किया। बात भारत और चीन के बेहतर होते रिश्तों पर हुई और सीमा पर सेनाओं के डिसएंगेजमेंट की भी। के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए।
इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। मौका रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने का था तो शी जिनपिंग ने भी पीएम मोदी की बातों पर अपनी सहमति दिखाई। दुनिया इस समय बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। चीन और भारत दो सबसे पुरानी सभ्यताओं वाले देश हैं। हम दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा भी हैं। ऐसे में दोस्त होना, अच्छा पड़ोसी बनना और ड्रैगन हाथी का साथ आना बहुत जरूरी है। इस साल भारत चीन रिश्तों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। हमें अपने रिश्तों को रणनीतिक और लंबे नजरिए से संभालना होगा। This morning, the leaders shared with each other their perspectives for longer-term growth and development. They both agreed that the two countries were primarily focused on their domestic development goals, and in this, they were partners rather than rivals. ये समझूं कि शी जिनपिंग भी चाह रहे हैं कि थोड़ा आसान किया जाए यहाँ पर, क्योंकि दोनों के रिश्तों में बहुत सारा, एक मैं कहूँ कि थोड़ा मिसट्रस्ट भी रहता है, थोड़ा सा एक आशंकाएं भी रहती हैं, क्योंकि हमारा बॉर्डर की जो चीज़ है वो मसला सुलझा नहीं है। हाँ, आजकल तो बहुत ज़्यादा अच्छी खबर भी ज़्यादा आ रही है। जैसे हमारा बीच ये सिटी फ्लाइट भी शुरू होने वाला है और भारतीय सरकार हमारे लिए पर्यटक वीज़ा भी खोला और इस तरह के बहुत अच्छी खबर लगातार आ रही है। तो आप लोगों को उम्मीदें हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहें? जी बिल्कुल, ये दिन हम तो बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करते रहे थे। आखिरकार ये दिन आ गया है। और एससीओ की बैठक के साथ ये जो मुलाकात हुई है शी जिनपिंग और पीएम मोदी की, वो आगे रंग लाएगी? जी बिल्कुल, ये ज़रूर कुछ सकारात्मक परिणाम हासिल होगा, लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच क्या बाद में क्या घोषणा होगा, लेकिन ज़रूर अच्छी खबर आएंगे। पूरी दुनिया की नजरें इस महा मुलाकात पर लगी थी। गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकातों और बातों का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। खास तौर पर ट्रंप की ओर से दोनों देशों को टैरिफ के मामले में धमकी देने के बाद इस बार की शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक की अहमियत वैसे भी काफी बढ़ गई है। एससीओ की समिट में सबके मन में ये सवाल है कि यहाँ से क्या होगा, महाशक्तियों के महामिलन से क्या निष्कर्ष निकलेगा। हो सकता है बहुत से ऐसे देश हों जो एक दूसरे को उतना पसंद भी न करें, लेकिन एक कोई है जिसे सब पसंद कर रहे हैं और वो है स्याओ हे, जिसे यहाँ पर मीडिया के स्वागत के लिए रखा गया था। इनसे हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे दबाकर उससे कोई सवाल पूछूं तो फिर कोई जानकारी उनकी तरफ से हमें मिल सकती है। हेलो स्याओ, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? I'm doing great this morning. Thank you for asking. How about you? My name is Shweta. I have come from India. Nice to meet you, Shweta. Welcome from India. How can I assist you today? What are your expectations of SCO? The Shanghai Cooperation Organization aims to uphold mutual trust, mutual benefit, equality, consultation, respect for diverse civilizations, and the pursuit of common development among member states. It focuses on strengthening regional cooperation across various fields while maintaining peace and stability. अब जाहिर है कि कठिन सवालों के जवाब न तो कूटनीति से निकलते हैं, न शायद इनकी जुबान से निकल सकते हैं, लेकिन अगर तकनीक की ये मिठास सभी देशों के बीच घुलेगी, कोशिश यहाँ उसी की है। पच्चीसवां एससीओ शिखर सम्मेलन जो कि तियानजिन में आयोजित किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि सरल शब्दों में अगर हम इस गठबंधन को समझना चाहें, देशों के इस समूह को समझना चाहें, तो इसके मायने क्या हैं?
विश्व की कूटनीति में, विश्व की परिस्थितियों में एससीओ आज कहां खड़ा है। कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर भारत और चीन एससीओ के मंच पर एक साथ हैं। बीजिंग को बेसब्री से प्रतीक्षा थी भारत के प्रधानमंत्री की। अगवानी भी उसी भव्य अंदाज में हुई। डोकलाम गलवान के बाद फिर से दोनों देशों के नेताओं के हाथ मिले हैं तो कहा जा रहा है यहां से जो बात निकल रही है वो दूर तलक जाएगी। कहीं ना कहीं भारत और चाइना इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत दिन से हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके प्रेसिडेंट की बहुत दिन से डायरेक्ट वार्तालाप नहीं हुई है, तो एक अच्छा मौका है, एक दोबारा से रिवाइव करेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी है। मेन चीज़ जो है इसकी एक इस प्रकार का, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, एकजुट होकर एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं, दैट विल हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन प्रेसिडेंट ट्रम्प। ट्रंप का टैरिफ वॉर, रूस यूक्रेन युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर और ऐसे तमाम मुद्दों के साए में एससीओ समिट ने आकार लिया है। वैश्विक चर्चाएं जोरों पर हैं, जिनमें कयास महाशक्तियों के नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। ये मीटिंग जो हो रही है उसकी एक अलग अहमियत है, क्योंकि इसका एक संदर्भ है। इस समय अमेरिका और भारत के बीच में जो कटुता आई है, उसके वजह से भारत को अपने रिश्तों को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। रशिया तो हमारा पुराना मित्र रहा है, और चीन के साथ भी क्या संभावनाएं बन सकती हैं एक रियलिस्टिक आधार पर, उनको भी एक्सप्लोर करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो नहीं कहूँगा, पर मैं समझता हूँ ये मीटिंग महत्वपूर्ण है। एससीओ है क्या आखिर, पहले वो समझ लेते हैं। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही साफ है कि ये चीन के शंघाई शहर से जुड़ा है। इसकी शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद 15 नए देश बने, तो मध्य एशिया में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे मुस्लिम देश भी अस्तित्व में आए। रूस कमजोर हो चुका था और चीन तब आज जैसी महाशक्ति नहीं था। दोनों देशों को डर था कि इन देशों को अमेरिका अपने प्रभाव में ले सकता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी चाइना के इनिशिएटिव से, और इनिशिएटिव उन्होंने इसलिए लिया था कि यूगोर टेररिज्म चाइना में एक चिंता का विषय बन गया था। तो पहले तो उन्होंने रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलके एससीओ की फॉर्मेशन की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टेररिज्म से आगे बढ़ के एक रीजनल कोऑपरेशन टाइप का फोरम बनना शुरू हुआ। अब जो है वेस्ट, स्पेशली अमेरिका, बहुत ध्यान से देख रहा है कि क्या डेवलपमेंट्स होगी इनकी मीटिंग में, क्योंकि रशिया भी होगा, इंडिया भी होगा और चाइना भी होगा, साथ में पाकिस्तान भी होगा और कुछ और देश होंगे, वो अलग बात है, पर निगाहें होंगी रशिया, इंडिया और चाइना पे कि ये क्या मिलके सोच रहे हैं और क्या मिलके करना चाहते हैं। अमेरिका पहले ही नाटो जैसा शक्तिशाली सैन्य संगठन चला रहा था, और नए देशों में उसी के असर को रोकने के लिए चीन और रूस ने शंघाई में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को बुलाकर बैठक की और तय किया कि व्यापारिक सहयोग, आतंकवाद की रोकथाम और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मिलकर काम करेंगे। तब इसे शंघाई 5 कहा गया। बाद में उज्बेकिस्तान भी जुड़ा तो 2001 में ये एससीओ हो गया। भारत साल 2005 से इस संगठन का सदस्य था, पर 2017 में इसका स्थायी सदस्य बन गया। इसी साल पाकिस्तान ने भी इसकी सदस्यता ले ली। साल 2017 में ईरान भी एससीओ का सदस्य बन गया। वर्तमान में एससीओ के सदस्य देशों में पूरी दुनिया की करीब 42% आबादी निवास करती है, और पूरी दुनिया की कुल जीडीपी में 24% से अधिक एससीओ देशों की जीडीपी है। अब बताते हैं कि भारत के लिए एससीओ का स्थायी सदस्य होना कितना महत्वपूर्ण है। भारत इस मंच का इस्तेमाल आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए करता है।
दूसरा, रूस भारत का पारंपरिक साझेदार है और एससीओ भारत रूस रिश्तों को मजबूत करने का मंच भी है। तीसरा, चीन के साथ भारत के संबंध जटिल हैं, लेकिन इस मंच पर दोनों देश आमने सामने बैठकर क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर बातचीत कर सकते हैं। चौथा, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर में एससीओ भारत को एक रणनीतिक संतुलन बनाने का मौका देता है। भारत के लिए फायदेमंद हमारे खास तौर से और होने लगा अब, क्योंकि इसमें ट्रेड की बात ज़्यादा हो रही है, इसमें सिक्योरिटी और टेररिज्म की बात हो रही है। भारत इज़ वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट टेररिज्म एंड अबाउट ट्रेड बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स। सो डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिलेगा, किस तरह से हम ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, जिस किस्म का हम पर इफेक्ट पड़ रहा है अमेरिकन टैरिफ की वजह से, उसको किस तरह से कहाँ किस हद तक न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको हम बेच कर बाहर अपना जो डेफिसिट हो रहा है उसको पूरा कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड ए वेरी यूजफुल मीटिंग फॉर इंडिया। इंडियन डेलीगेशन विल डेफिनेटली वर्क टुवर्ड्स इट। चीन और रूस अपने आप में महाशक्ति हैं। ऐसे में अगर कुछ समझौतों के साथ भारत भी इससे जुड़ गया तो ये पूरी दुनिया के लिए एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की दस्तक सुनाएगा। इसके पीछे जानकार ये भी वजह मानते हैं कि जापान जैसा देश भी अमेरिका से खुश नहीं है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी चीन के साथ मुलाकातें निभा रहे हैं। ये समीकरण अमेरिका के लिए क्वाड की भूमिका पर चिंता बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि उसमें 4 ही देश हैं: भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। भारत के लिए कूटनीतिक, रणनीतिक और व्यापारिक तीनों नीतियों के लिहाज से एससीओ का मंच एक अवसर साबित हो सकता है। रूस, चीन और भारत, आरआईसी आज की बात नहीं है, 1990 के दशक की बात है। तब भी रूस की तरफ से ये कोशिशें की गई थी और आज एक बार फिर रूस की तरफ से ही ये प्रयास है कि तीनों देश एक साथ आ जाएं। पर क्या ये संभव है? विश्व की सबसे बड़ी परमाणु ताकत रूस, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत। एशिया की 3 सबसे बड़ी शक्तियों पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है, खासकर अमेरिका की नजर इसलिए क्योंकि चीन में इन तीनों शक्तियों का एक मंच पर जुटना कईयों को नागवार गुजर रहा है। पेश है आरआईसी ट्रॉयका, यानी रूस, इंडिया, चाइना ट्रॉयका। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके दोबारा जीवित होने की चर्चाएं इस एससीओ समिट में जोर शोर से है। क्या है यह आरआईसी ट्रॉयका? ट्रॉयका बनने से क्या विश्व की शक्ति संतुलन में बदलाव आएगा? क्या अमेरिका को रूस, भारत, चीन ट्रॉयका बनने से दिक्कत है? दरअसल ट्रॉयका की चर्चा ने 90 के दशक में उस वक्त जोर पकड़ा जब रूसी नेता और पूर्व रूसी प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने रूस, भारत, चीन को साथ आकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के असर को कम करने का प्रस्ताव किया। यानी आरआईसी का मकसद था अमेरिका की अकेली ताकत को चुनौती देना। प्रिमाकोव ने 1998 में भारत, रूस और चीन के बीच एक मजबूत साझेदारी या त्रिकोण बनाने का सुझाव दिया था। ये विचार धीरे धीरे 2000 के दशक की शुरुआत में एक रूप में आया। इसकी पहली बैठक 2006 में हुई भी थी। वक्त के साथ आरआईसी ट्रॉयका धीरे धीरे खत्म होता चला गया, लेकिन कुछ ही समय पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने इसको दोबारा बनाने का इशारा किया। मैं रूस, भारत, चीन ट्रॉयका के काम को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने में हमारी रुचि की पुष्टि करना चाहता हूं। जहां तक मैं समझता हूं, भारत और चीन सीमा पर स्थिति को शांत करने के तरीकों पर सहमति बना रहे हैं। मुझे लगता है इस आरआईसी ट्रॉयका को फिर से रिवाइव करने का समय आ गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस ट्रॉयका के बनने से तीनों देशों को क्या फायदा होगा। रूस के लिए यह आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करने का मौका है, तब जबकि यूक्रेन के साथ युद्ध के चलते उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। दरअसल आरआईसी ट्रॉयका के बनने से तीनों देशों को फायदा है, क्योंकि तीनों ही देश एशिया की 3 बड़ी सुपर पावर्स के तौर पर जाने जाते हैं। आरआईसी को फिर से शुरू करने को लेकर हमारी भारत और चीन से बातचीत चल रही है। ये तीनों देश ब्रिक्स के संस्थापक हैं और दुनिया में इनकी धाक है। इन तीनों देशों यानी रूस, भारत और चीन की कुल जीडीपी $53.9 ट्रिलियन है, जो दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा है।
इनकी कुल निर्यात राशि $5 ट्रिलियन से ज्यादा है और इन तीनों के पास कुल मिलाकर $4.7 ट्रिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो दुनिया के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 38% है। इनकी कुल जनसंख्या 3.1 अरब है, यानी पूरी मानवता का करीब 38%। इन देशों का कुल सैन्य खर्च $549 अरब है, जो दुनिया के रक्षा बजट का 5वां हिस्सा है। ये देश दुनिया की 35% ऊर्जा का उपभोग करते हैं। दरअसल तीनों देशों की अपनी अपनी ताकत है। चीन की निर्माण क्षमता, रूस की ऊर्जा शक्ति और भारत की तेजी से बढ़ती सर्विस इंडस्ट्री पर आधारित। मैं समझता हूं कि अगर तीन बड़ी शक्तियां, उभरती शक्ति जहां तक भारत का सवाल है, चीन और रशिया एक साथ मिलकर बात करते हैं और ख़ास तौर से उस संदर्भ में जहां आज अमेरिका जो पहला ग्लोबल ऑर्डर था उसको बदलने में लगा है, तो फिर जो बातचीत होती है उसका महत्व अलग होता है और इसी का हमें अपेक्षा भी है और अब देखना है कि क्या परिणाम आते हैं। संकेत साफ है, अब दुनिया केवल पश्चिमी देशों के नियंत्रण में नहीं रहेगी। एक ऐसी नई व्यवस्था उभरने के संकेत है जिसमें व्यापार और स्थानीय मुद्राएं अमेरिकी डॉलर की ताकत को चुनौती देने का दम भर रही हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? रूस के साथ तो भारत की दोस्ती हमेशा से रही है, लेकिन क्या भारत और चीन एक साथ चल पाएंगे? Consultative format is a mechanism where the three countries come and discuss global issues and regional issues of interest to them. As to when this particular RIC format meeting is going to be held, it is something that will be worked out among the three countries and in a mutually convenient manner. भारत और चीन दोनों के लोगों को, पब्लिक को यही उम्मीद करनी चाहिए कि एक नई दिशा मिलेगी, नई शुरुआत होगी, पर इस राह में कई मोड़ हैं और कई खतरे हैं और कई जगह हैं जहां अटकने की भी पॉसिबिलिटी है। सो स्लो एंड स्टडी भारत और चीन के रिश्तों में मोटो होना चाहिए और वही हमारी डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर ये ट्रॉयका बनता है तो भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ेगा, ये भी सोचने वाली बात है। भारत और रूस की दोस्ती हमेशा से रही है। हर युद्ध के समय में हमने देखा है कि किस तरीके से रूस भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। युद्ध से परे भी संबंध अच्छे रहे हैं। लेकिन क्या चीन के उस तिकड़ी में शामिल होना ही बहुत बड़ा कारण है कि भारत इसमें संभावनाएं नहीं देखता है? 90 के दशक में अमेरिका की नीतियों के खिलाफ RIC एक गठबंधन के रूप में शुरू हुआ था। फिर यह चर्चा कि यह गठबंधन पुनर्स्थापित हो सकता है, लेकिन क्या यह वाकई संभव है? इसे समझने के लिए तीनों देशों की कहानी को समझना पड़ेगा। RIC यानी रूस, इंडिया, चीन, तीन देश, तीनों की कॉमन परेशानी फिलहाल अमेरिका। भारत अमेरिका का सहयोगी था, लेकिन 50% टैरिफ के साथ अमेरिका का दुश्मन जैसा बरता। चीन अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वंदी। रूस अमेरिकी प्रतिबंधों से परेशान और अमेरिका समर्थित यूक्रेन युद्ध से तंग। देखिए, ट्रंप के मन में कब क्या आए ये कहना मुश्किल है और एक पॉइंट, एक बिंदु के आगे इस पर हमें ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। ट्रंप एक टेम्पररी न्यूसेंस है, कोई स्थायी रोड ब्लॉक नहीं है। 2-2.5 साल में फिर चुनाव हो जाएगा। अमेरिका में तो हर 4 साल पे नया राष्ट्रपति आता है और ट्रंप का तो ये आखिरी टर्म है। पर इंडिया अमेरिकन रिलेशंस में अभी बहुत क्षमता, बहुत पोटेंशियल बाकी है, जो कि ट्रंप के आगे भी रहेगा। इसलिए हमें बड़े बैलेंस तरीके से, संतुलित तरीके से दूरगामी रिश्तों को बनाने में अपने को लगाना चाहिए। तो क्या तीनों देश मिलकर वाकई RIC को फिर से खड़ा कर सकते हैं? इसको लेकर कई सवाल हैं। भारत रूस संबंध तो हमेशा से बेहतर रहे हैं, पारंपरिक मित्रता कायम रही है और जरूरत पर एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इसमें भी कई पेंच हैं।
रूस भारत का साथी है, लेकिन चीन के अतिवाद के खिलाफ भारत के समर्थन की जगह शांत रहता है, क्योंकि रूस के संबंध चीन से सबसे अधिक प्रगाढ़ हैं। रूस भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत का साथ देता है, लेकिन चीन के मामले में चुप्पी साध जाता है। अब इसी तरह अगर चीन के साथ भारत के संबंधों को देखा जाए तो भारत चीन के बीच सबसे बड़ी समस्या उनका लंबा सीमा विवाद है। हिमालय क्षेत्र में 3488 किलोमीटर की एक अस्पष्ट सीमा को लेकर उनके बीच मतभेद हैं। 1962 में ये मतभेद जंग में तब्दील हो गए थे और आज भी तनाव बना हुआ है। 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों में हिंसक झड़प हो गई। इससे राजनयिक संबंध ठंडे पड़ गए। नई दिल्ली ने चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा निलंबित कर दिया और तकनीकी आयात पर प्रतिबंध लगा दिए। बात सिर्फ सीमा विवाद तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो प्रत्यक्ष रूप से चीन की तरफ से उसे मदद मिली। इसके अलावा पाकिस्तान पोषित आतंकियों को बचाने में चीन हमेशा आड़े आता रहा है। अगर हम ये कहें कि चाइना के ऊपर हमारा कोई बदलाव आ गया या उसको हम ट्रस्ट करना शुरू कर दें, वो होना कठिन है, क्योंकि चाइना जिस प्रकार से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उसने लगातार 65 वॉर में उसको सपोर्ट किया, 71 वॉर में सपोर्ट किया, अभी जो सिंदूर हुआ था उसमें उसको हथियार सारे चाइनीज़ हैं। तो चाइना तो बिल्कुल एक्चुअली पाकिस्तान इज़ अनदर प्रोविंस ऑफ चाइना, वो तो चाइना ही समझिए उसको आप। सो आई डोंट थिंक चाइना के संग कोई इस प्रकार की ट्रस्ट की डेवलपमेंट हो सकती है। अब अगर इस पर भी RIC बनने की सूरत लेता है तो क्या परेशानी आ सकती है भारत के सामने, वो भी देख लेते हैं। रूस बीजिंग के बेहद करीब है। 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस और बीजिंग के संबंध और मजबूत हुए। दोनों के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो $200 बिलियन को पार कर गया। ऐसे में भारत की भूमिका क्या रहेगी? कम से कम भारत जूनियर पार्टनर बनकर तो नहीं रहना चाहेगा। इंडिया इस टाइम किसी की भी डिक्टेट सुनने को तैयार नहीं है। हम हर कंट्री के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, पर हमें कोई ये नहीं कह सकता हमारा हाथ पकड़ के कि आप ये ना करो और वो ना करो। जहां हमें अच्छी डील मिलेगी, चाहे वो ऑयल हो, चाहे आर्मामेंट्स हो, चाहे कुछ भी हो, हम उस कंट्री से करेंगे। इन सब बातों के अलावा रूस ने भारत चीन का गठबंधन बनाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है, जिसका स्वागत बीजिंग की तरफ से भी किया जा रहा है। ख्याल से तो चीन भारत, क्योंकि हम पड़ोसी देश हैं और हम तो दुनिया के प्रमुख विकासशील देश और तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी है, तो हमारे दोनों के व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज़्यादा है, बहुत संभावना भी है। तो जैसे कई साल पहले चीन और भारत के व्यापार तो शायद हर साल लगभग $100 अरब रहा है, तो इसलिए शायद बहुत संभावना होगा। इसलिए हमें एक दूसरे से तनाव नहीं करना चाहिए, हमें हाथ मिलाकर एक साथ काम करना चाहिए। लेकिन एक बात जो सबसे जरूरी समझने की है वो ये है कि तीनों को आपसी जरूरत जोड़ रही है, आपसी विश्वास नहीं। और अविश्वास की संदिग्धता रहने पर रिश्तों की बुनियाद मजबूत रहेगी, इसमें संदेह है। SCO की मुस्कानें और वादे बयान प्रतीकात्मक न होकर वास्तविक होंगे तो बात कुछ बन भी सकती है, लेकिन विश्वास की राह पर अभी लंबा चलना बाकी है, कम से कम चीन के साथ भारत के लिए तो जरूर ही। दरअसल बदलती व्यवस्थाओं की जब हम बात करते हैं तो उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, क्योंकि ट्रंप की तरफ से पूरी दुनिया को ही धमकियां नहीं दी जाती हैं। भारत के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया गया है। उस आपदा में अवसर बहुत सारे देश देख रहे हैं, एक नए गठबंधन को बनाने का, एक नए समूह को बनाने का, एक नई महाशक्ति को तैयार करने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ बिगड़ गया है। ऐसा नहीं है कि भारत और अमेरिका बातचीत नहीं कर रहे, वो बातचीत भी हो रही है और एक बेहतर भविष्य की कोशिश भी हो रही है। सवाल लाजमी है, अगर अमेरिका की वजह से भारत, रूस और चीन साथ आ रहे हैं तो इससे भारत अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये रिश्ते खराब हो सकते हैं? क्या इनमें बदलाव आ जाएंगे? या फिर भारत वो करेगा जो नागरिकों के हित के लिए अच्छा होगा?
आर्थिक रूप से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार 2024 में अमेरिका ने भारत से 77.5 बिलियन डॉलर का माल खरीदा। USTR के अनुसार 2024 में अमेरिका भारत के बीच कुल व्यापार लगभग 212.3 बिलियन डॉलर था, जो 2023 की तुलना में 8.3% अधिक था। अमेरिका से भारत को निर्यात 3% बढ़कर 41.5 बिलियन डॉलर हुआ, जबकि भारत से आयात 4.5% बढ़कर 87.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इससे अमेरिका को 45.8 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ। सर्विस इंडस्ट्री के क्षेत्र में कुल व्यापार 83.4 बिलियन डॉलर रहा। अमेरिका से भारत को सेवाओं का निर्यात 15.9% बढ़कर 41.8 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि अमेरिका को सेवाओं का भारत से आयात 15.4% बढ़कर 41.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इससे अमेरिका को सेवाओं के व्यापार में 102 मिलियन डॉलर की बढ़त हुई। आज जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध खराब हो रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ पूरी तरह से खराब नहीं, अभी भी हम लोग बातचीत जारी रखें, आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि भारत चीन की तरफ झुक रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत ने अपनी देश हित के उस पर काम कर रहा है, जो देश हित है हमारा उसके हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम रशिया से भी दोस्ती रख रहे हैं, चाइना के साथ भी संबंध बेहतर कर रहे हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट। आज भारत ने एक ऐसी एंटिटी बन गया कि ऐसा देश है जहां दुनिया के सभी वर्गों से, सभी देशों से भारत ने एक अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, और इसमें कोई गलत नहीं है। देश हित में अगर हम चीन के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं तो इसमें कोई मेरे हिसाब से गलत नहीं है। जानकारों के अनुसार भारत को अमेरिका का भरोसा हासिल है। इससे फायदा यह है कि भारत को अमेरिका की तकनीक, पूंजी और सप्लाई चेन तक पहुंचना आसान है। इसकी भरपाई रूस या चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों से नहीं की जा सकती, जबकि इसके उलट रूस और चीन में मेलजोल कहीं गहरा है। 2014 के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस चीन व्यापार 200 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुका है। China, 67%. That's tariff. जानकारों की माने तो नए RIC में भारत एक भागीदार के रूप में तो शामिल होगा, लेकिन यह रिश्ता शायद उतना मजबूत ना हो जितना भारत और अमेरिका का है। जानकारों की माने तो भारत के लिए RIC एक दो धारी तलवार साबित हो सकती है। अमेरिका के दबावों के खिलाफ ये एकजुटता कुछ हद तक फायदेमंद तो साबित हो सकती है, लेकिन पूर्ण पैमाने पर भागीदारी में कई दूसरे जोखिम भी शामिल हो सकते हैं। 7 साल बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे थे, तो सीधी सी बात है कि सबको बहुत उत्सुकता थी, क्योंकि अमेरिका के साथ इन नए बिगड़े हुए रिश्तों के दौर में प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे थे, लिहाजा पूरी दुनिया की नजर थी। चूंकि जो क्वाड के देश हैं, जो सीधे तौर पर देखिए चीन के साथ बाकी देशों के, उन देशों के रिश्ते उनके लिए वो खुद एक थ्रेट के तौर पर रहे हैं। तो जापान किस तरीके से देख रहा था, जहां जापान पहले प्रधानमंत्री गए और उसके बाद चीन यहाँ पर आए, जापान भी बहुत बारीकी से इन सारी मुलाकातों को देख रहा था। तो दुनिया की जो संतुलन है, जो वैश्विक शक्तियां हैं, उन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जो वजूद इस समय है वो उस रूप में दिख रहा है। भारत आज कहीं किसी के पीछे नहीं चल रहा, बल्कि अग्रणी पंक्ति में सबसे आगे नेतृत्व करते हुए चल रहा है। वो सभी देशों की तरफ देख रहा है, सभी देशों को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहा है, और किसी से भी एक तरीके से मैं कहूंगी, देखिए पाकिस्तान की बात अलग छोड़ दीजिए, वो एक ऐसा पड़ोसी है जो अपनी तरफ से भारत में खून खराबा करना चाहता है, आतंकवाद फैलाना चाहता है, तो लिहाजा हम भारत पाकिस्तान की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बाकी के दुनिया के बाकी देशों को देख लें, समूचे विश्व को देख लें, तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि भारत अपने देश के लोगों के हितों को देखते हुए अपने रिश्तों को तय कर रहा है, अपने रिश्तों पर उस हिसाब से निर्णय ले रहा है, और वो चीजें यहाँ पर
उस रूप में सामने आती हैं। जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं, और देखिए केवल 2 ही नेता मुझे सबसे उस पूरे समूह में सफेद के साथ दिख रहे हैं, जिस श्वेत के साथ बहुत सारी शांति की बात भी आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें आगे की पंक्ति में, और उसके बाद पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ। तो ये भी देखना होगा कि जब एससीओ की शुरुआत हुई थी तो जो शुरुआती सदस्य थे, जो संस्थापक सदस्य थे, उसमें रूस और चीन है, और इसीलिए आज जब एससीओ की जो आधिकारिक लैंग्वेजेस भी हैं उसमें चीनी भाषा है, रूसी भाषा है, और उसके साथ अंग्रेजी भाषा, ताकि जो बाकी सारे देश हैं वो भी उसमें उस लिहाज से जुड़े रहें। तो वो सारी चीजें हैं, इसीलिए आप इस तरीके से प्लेसमेंट देखते हैं कि कौन कहाँ पर खड़ा है, वो सारी चीजें आप उस हिसाब से देखते हैं। भारत तो 2017 में जाकर इसका औपचारिक सदस्य बना, उससे पहले उसकी भागीदारी इसमें रही, लेकिन एक सदस्य के तौर पर 2017 के बाद से जुड़ा। तो 5 साल के भीतर इस संगठन में भी उसकी अहमियत कितनी बढ़ी है। सबकी नजरें भारत के नेतृत्व पे, भारत की सहयोग पर, भारत की सहभागिता पर, भारत की का जो योगदान रह सकता है उस पर है। और जिनपिंग अपनी बाकी मुलाकातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और भारत से मुलाकात, भारत को लेकर उनकी बात, उनकी कोशिशें कि किस तरीके से बेहतर रहे रिश्ते, क्योंकि अगर व्यापार में वो कहते हैं, अगर आर्थिक रूप से वो कहते हैं कि भारत हमारा कंपेटिटर नहीं है बल्कि भारत हमारा सहयोगी है, हमें अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। हाथी और ड्रैगन को ज़रूरत है कि वो आज दोस्ती करें दुनिया की परिस्थितियों को देखते हुए। तो ये सारी जो बातें हैं ये इस ओर इशारा करती हैं कि भारत की बदली हुई जो शक्ति है, भारत का जो बदला हुआ रूप है, उसे विश्व सराह रहा है, स्वीकार रहा है, भारत की ओर भी देख रहा है। इसे मुमकिन है कि कई देश एक अलग नजरिए से देखें, लेकिन मन ही मन सबको मालूम है कि इस समय भारत की जरूरत सबको है, चाहे वो हमारे बाजार के आकार की वजह से हो, चाहे हमारे रुख की वजह से हो, चाहे हम सही को सही और गलत को गलत कहने की हमारी आदत के कारण हो। और बड़ा एंगल हो जाता है, और वो एंगल है पाकिस्तान का। क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच बहुत सारी ऐसी साझा चीजें हैं जो भारत के हित में नहीं होती हैं। एससीओ का मेंबर पाकिस्तान भी है, लिहाजा उस देश का यहाँ पर होना आतंक के मुद्दे को लेकर इस संगठन की तरफ से क्या कहा जाता है वो बहुत हद तक तय करता है कि महाशक्तियों के महामिलन से क्या सकारात्मक संदेश निकलते हैं। ऐसे ऑपरेशन सिंदूर की वो तस्वीरें हैं, वो सबके जहन में अभी भी ताज़ा हैं, और प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, उधर तुर्की, पाकिस्तान सब मौजूद। देखिए, मैं दोबारा से ये अर्ज करूंगा, मेरा ये मानना है कि जो ये ट्रंप और मैगा आंदोलन है, इसका जो वैश्विक नजरिया है उसमें भारत के लिए इस समय उपयोगिता बहुत कम है। उन्होंने मान लिया है कि उनकी जो मिलिट्री है उसकी हालत बड़ी खस्ता है, और वो अपनी मिलिट्री को वापस, जिसे कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ले जा रहे हैं। और वेस्टर्न पैसिफिक में तो शायद वो सैन्य प्रणाली बना के रखें, लेकिन साउथ एशिया में उन्होंने निश्चय कर लिया है कि भाई भारत और चीन जो उनकी समस्याएं हैं उनको आपस में निपटें, उसमें अमेरिका का कोई भूमिका नहीं होगी। तो पहले जो भारत को एक क्रिटिकल बैलेंसर के रूप में मानते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। क्वाड, ऑकस वगैरह के कोई मायने ही नहीं है। इस परिस्थिति में भारत और चीन को अपने विकल्प खुद निकालने पड़ेंगे। और ये देखिए, मैं एक छोटी सी चीज आपके सामने रखूंगा, ये गलवान का रट हम कब तक लगा के रखें? अब हमें ये शक्ति है कि एलएसी के साथ हम मजबूत फेल प्रूफ डेटरेंस करें, और जो बड़ी रिलेशनशिप चीन और भारत के बीच में उसमें और ऊर्जा लाएं। जहां तक ये कल्यूजिविटी की बात है पाकिस्तान के साथ, वो है, बट 10 मई की सुबह क्या हालत थी उस कल्यूजिविटी की? कहाँ थे J10, कहाँ थे J17, कहाँ थे HQ9? तो भारत में आज इतनी शक्ति है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, और अगर अमेरिका का विकल्प नहीं है तो उसके सामने और बड़ी उपलब्धियां हैं। तो जो नई उपलब्धियां हैं उनकी तरफ हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये मेरा मानना है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। It is vital to be friends, a good neighbor, and the dragon and the elephant to come together. मैं टिएनजिन में एससीओ का जो मीडिया सेंटर है उसके एआई स्टूडियो में खड़ी हूँ। Could you just say hello to all the viewers of Aaj Tak? Hello to all the fantastic viewers of AJ TAC. एक ऐसा रोबोट जो कि आइसक्रीम सर्व करता है।